नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास पहुंचे हुए हैं जिनका परिचय या तो आप समझ लीजिए कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ रंगकर्मी, कहानीकार, साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया के ओनर, ऐसे शख्सियत जो अपनी विधाओं से, अपनी कलाओं से पूरे छत्तीसगढ़ नहीं देश और विदेशों में भी जाने जाते हैं। सुहास मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद, बातचीत करने के लिए सर बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक बतौर प्रशासनिक अधिकारी से आपने अपनी जर्नी शुरू की, लिखना, पढ़ना, नाटक, रंगकर्मी, इसकी रुचि आपकी रही। कैसे आपने तालमेल बिठाया, कैसे आप यहाँ तक यात्रा लेके आए? दरअसल मैं इस तरह से याद करता हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो मीडिया में बड़ा नाम था, बबन प्रसाद मिश्रा। तो मैं चूंकि उनके साथ बड़ा हो रहा था, तो मैं और पिता मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो एक तो मुझे ये लगता था कि हमको अपनी बात कहने में कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि वो 2.25 साल अंग्रेजों के शासन में जेल में बंद रहे। भैया बहुत दबंग पत्रकार, बहुत ईमानदार पत्रकार थे। तो हम जब उनके साथ बड़े हो रहे थे तो हमारे पास एक समझ थी कि अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उसमें यदि हम कोई आवाज बन सकते हैं, क्योंकि हम भैया को देखते थे कि उनके पास बहुत लोग आते थे, कहते थे। उस समय अखबारों की बहुत ताकत होती थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो हमको लगता था कि भैया के पास इतने बड़े लोग आते हैं और भैया अखबार में लिख देते हैं तो उनका काम हो जाता है। तो ये बात कहीं दिमाग में थी। फिर चूंकि स्कूल में थिएटर किया था तो थिएटर से भी लगाव था, तो भैया के साथ रहते रहते मैं इप्टा से जुड़ गया और इप्टा में मैं नाटकों में जाने लगा। फिर वहां जब मैं जाने लगा तो मुझे बहुत सारे लिटरेचर पढ़ने के लिए दोस्तों ने दिया, जो या सीनियर ने दिया। तो मैंने भगत सिंह को पढ़ा, मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, मैंने परसाई को पढ़ा, मैंने गालिब को पढ़ा, फैज को पढ़ा। तो बहुत सारे लोगों को, तुलसी को पढ़ा, कबीर को पढ़ा। ये पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये बहुत मददगार है अपनी बात करने में। तो ये मैं कर रहा था। इसके साथ चूंकि मुझे काम भी करना था तो मैं एक जगह नौकरी भी करता था, पत्रकारिता भी करता था। फिर 1 साल मैं पंचायत में इंस्पेक्टर भी रहा। वहां पर भी मैंने थिएटर किया। तो ये मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा था, लिखने पढ़ने में और ये करने में। इस बीच में जब जनसंपर्क विभाग की पहले नौकरी होती थी तो उसमें पत्रकार होना अनिवार्य होता था। तो मेरी चूंकि पत्रकारिता थी और मैंने टॉप किया था बीजे में, तो मैंने पीएससी दी और मेरा सिलेक्शन हो गया जनसंपर्क विभाग में। तो एक संकट था, क्योंकि मेरे बड़े भाई मेरे स्वभाव को जानते थे कि मैं थोड़ा फक्कड़ किस्म का हूं और बहुत बेबाकी से बात करता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जनसंपर्क में रहोगे और इस तरह की बात करोगे तो मुश्किल होगी। तो मैंने कहा भैया देखते हैं कि कैसे होगा। और नहीं तो एक दिमाग में था कि अपने को पत्रकारिता तो आती है, नहीं होगा तो फिर अपना जो घर का काम है उसी को करेंगे। तो ये जर्नी शुरू हुई और जनसंपर्क भोपाल में मैंने नौकरी की, फिर इंदौर में की, उसके बाद जबलपुर में की, मंडला में की, होशंगाबाद में की। ये सिलसिला चला। पर अच्छी बात ये थी कि जैसा मैंने कहा कि मैं थिएटर से जुड़ा था और लेखक संघ से जुड़ा था, तो मैं जिस शहर में जाता था वो शहर में मुझे जाते ही 10-20 दोस्त मिल जाते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि मैं आया हूं। तो ये मेरे लिए कोई भी शहर मुझे कभी अजनबी सा नहीं लगा और पहले ही दिन से मुझे मेरे दोस्त मिल जाते थे। तो ये मुझे लगता है कि कला संस्कृति की एक ताकत होती है कि एक समाज आपके साथ जुड़ा होता है। सर, आपने कहा कि जनसंपर्क में आपने लंबे समय तक आपने सेवाएं दी, अलग अलग शहरों में आपने काम किया। तब के जनसंपर्क और अब के जनसंपर्क में कितना अंतर आप देख पाते? देखिए, मैं पहले ना इसमें प्रोफेशनलिज्म उस तरह नहीं था, एक बहुत पारिवारिक संबंध होते थे। मैं अभी भी याद करता हूं, मुझे इंदौर से निकले हुए मैं 92 से निकला हूं। इंदौर में अभी भी किसी पत्रकार के यहाँ शादी होती तो मैं जाता हूं। तो ये हमारे अपने ऐसे रिश्ते थे कि एक पारिवारिक रिश्ते थे और बहुत घनिष्ठता के रिश्ते थे। उसमें सब पढ़ने लिखने वाले ज्यादातर लोग होते थे। तो बात होती थी कि हम लोग का टेस्ट एक सा होता था। बाद में धीरे धीरे ये हो गया कि हर नौकरी में प्रोफेशनलिज्म आ गया। लोगों के संबंध जो पहले प्रकार थे वो नहीं हुए। ये केवल जनसंपर्क की बात नहीं है, ये समाज में भी है, क्योंकि अब लोगों के सबके अपने अपने कोने हैं, सबके अपने मनोरंजन है। पहले किसी छोटे जिले में आप पदस्थ थे तो वहां के सारे अधिकारी आपके दोस्त होते थे। अब लोगों के पास बहुत सारा स्पेस है, वो कहीं कहीं एंगेज हैं। तो उस तरह से समाज की या लोगों की क्लब की जरूरत नहीं पड़ रही जैसी कि पहले थी। सर, क्या लगता है, आप तो आपके ब्लड में पत्रकारिता है, आपके खून में है वो चीज। पत्रकारिता में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, पत्रकारिता में बदलाव में इसमें पूंजी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा है। जो बड़ी पूंजी है और टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी ने हर हाथ में कैमरा तो दे दिया है, हर आदमी सोशल मीडिया पे अपनी बात कहने के लिए फ्री है। पर जो बड़ा मीडिया समूह है, वो बड़े मीडिया समूह में पूंजी जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों की लगी है। तो अभी ये संकट है कि आप उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे। पर हाँ, एक बहुत अच्छी बात हुई कि जब इधर सोशल मीडिया की बाढ़ आई
तो उसमें कुछ लोग गंभीर भी हुए। जो बड़े मीडिया में उनकी धुन पे नहीं नाच रहे थे, उनको हटाया गया, तो उन्होंने सोशल मीडिया में गए और सोशल मीडिया से अपनी पहचान बनाई। और इस समय पूरे देश में एक नए तरह की बहस हुई है कि जो ट्रेडिशनल, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, जो टीवी चैनल आए थे, उसको लेकर लोग बात करने लगे कि अगर भाई आप सरकार के दबाव में या सरकार के साथ बैठकर या पूंजीपतियों के साथ बैठकर सच नहीं दिखाओगे, तो अब लोगों के पास इतने विकल्प हैं कि अब लोग उस पे जा रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि मीडिया से ज्यादा बड़ी खबर हो गई है कि कौन आदमी क्या कह रहा है। ये देखिए, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि एक आदमी अमेरिका में बैठा है और एक जज की टिप्पणी पे वो काकरोच जनता पार्टी बना देता है और रातों रात उससे यूथ जुड़ जाता है। तो ये बताता, हो सकता है ये बहुत लंबे समय का गेम ना हो, पर आज तो ये दिख रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने क्या से क्या रच रहे हैं। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से हर हाथ में टेक्नोलॉजी ने कैमरा धरा दिया, पकड़ा दिया, वो अपना काम करते हैं, विश्वसनीयता कहाँ है? हाँ, कैसे इस पे माना जाए? ये बड़ा संकट। देखिए, रघु राय के पास भी कैमरा था और बाकी लोगों के पास, उनके पास दृष्टि थी। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि दिन भर लोग जो है एक से एक घटिया कंटेंट भी डाल रहे हैं और कुछ के कुछ डाल रहे हैं, एआई के जरिए जनरेट भी कर रहे हैं। अब यहां पर यह संकट है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है, किसी पे कोई लगाम नहीं है, तो उसकी विश्वसनीयता जो है उसको लेके तो एक चिंता है। पर हाँ, इस भीड़ में भी जैसे हर जगह होता है कि सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, कबीर ऐसा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग सच बोलते हैं या साहस के साथ बोलते हैं, तो लोग उनकी बात सुनते हैं और उनमें कहीं भरोसा लगता है। तो ये भरोसा बहुत मुश्किल से हासिल होता है। पर हाँ, कुछ लोग रातों रात कुछ एक दो ट्वीट करते हैं, उनके लाखों एक किसी पे फॉलोअर हो जाते हैं, पर उतने ही जल्दी बाजार से वो गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। अगर आप मीडिया में हैं तो आप धीरे 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 जाके, हम किसी भी पर्सन की जर्नी को देखते हैं, उसने हासिल किया है। मतलब ये नहीं कि रातों रात स्टार बन गया हो। सर, एक सवाल ये भी है कि जो एक गेटवे होता है, जो हम पहले पढ़ते थे, समझते थे कि साहब एक वेरीफाई करने की एक जगह है, आप खुद एक मीडिया ओनर है, जो चीजें आप प्रसारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, आप उसको एक वेरीफाई करके करते हैं। लेकिन आज वेरिफिकेशन नहीं है कहीं पे, जिसको जो मन आ रहा है वो कंटेंट बना के हिट होना चाहता है। ये कितना घातक है समाज के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। अगर मैं अखबार से भी जुड़ा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हूं। अखबार में आप जब कुछ भी छापते हैं तो वो दर्ज होता है और वो रोज हम देखते हैं। जो अखबार को नहीं जानते उनको मालूम होगा कि हमको रोज अपलोड करना पड़ता है अपना अखबार, तो उसमें बहुत सारे आचार संहिता हमको रखनी पड़ती है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो लोग कोर्ट चले जाएंगे। टीवी में भी आप अगर न्यूज चला दिए हैं तो आप हो सकता है दूसरे बार में जब उसको करेक्शन कर लें तो वो एक आपको रहता है कि मैंने दूसरे एंड पे उसको सुधार दिया। पर जो सोशल मीडिया है, जिसमें आप पोस्ट डालते हैं, थोड़ी देर वायरल होती है, फिर गायब कर देते हैं, तो विश्वसनीयता का तो संकट बहुत बड़ा है। और दूसरी जो आपने बात कही कि जो संपादक नामक संस्था थी ना, वो धीरे धीरे पीछे चली गई और मैनेजमेंट आगे आ गया। और जो सोशल मीडिया में तो कोई संपादक नहीं है। यहां तो कम से कम हमारे पास में आपकी कॉपी कोई देखेगा और वो कहीं ना कहीं रोकेगा, पर यहां पे तो आप ही खुद ही जो है, आप ही संपादक हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही कंटेंट क्रिएटर हैं, सब कुछ आप हैं। तो वहां पर कोई आपको रोक टोक नहीं है। अब जैसे कविताएं हम पहले लिखते थे तो हम संपादक को भेजते थे तो एक एक साल तक कविता नहीं छापते थे, वो बोलते थे सुधार के भेजिए, यह ठीक नहीं है। पर अब जो है आदमी बोलता है और सीधे अपना पोस्ट कर देता है, वो घटिया हो चाहे कुछ भी हो, उसको कोई बताने वाला नहीं है, कहीं कुछ छलनी नहीं है कि वो कहे कि भाई ये तुम्हारा ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये एक दिक्कत तो आई है। एक आपने अच्छा जिक्र किया सर कविता लिखने की, तो मुझे एक वाक्य याद आ गया। केजी सुरेश बड़े शिक्षाविद हुए देश के, उनका एक कमेंट में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने लिखा कि जो अच्छे से छुट्टी के लिए आवेदन नहीं लिख सकते वो एआई से कविता और गजलें लिख लेते हैं। ये समाज कहाँ जा रहा है सर? देखिए, मैं अभी भी देखता हूँ नए लड़के लड़कियां आते हैं, उनको लगता है कि एआई हमको सब बता देगा, चैट जीटीपी बता देगा। वो तो वही बताएगा जो उसमें पड़ा हुआ है। भाई आप उससे पूछोगे तो उसके बताने में, जैसे ये विधानसभा प्रश्न की तरह है। मान लो किसी ने विधानसभा प्रश्न लगाया तो जो होशियार विधायक होता है वो काउंटर सवाल पूछता है और वो फंसा देता मंत्री को। आपके पास कितना काउंटर पूछने एआई से, और एआई आपको उतना ही बताएगा जो उस पर पढ़ा है। तो बहुत लड़के क्या कर रहे हैं या नए लोग, उनको लगता है हर चीज हमसे एआई से बना लेंगे, चैट जीटीपी से। नहीं, आपको ये मेरे पीछे किताबें हैं, ये किताबें आपको रिफरेंस के लिए, जो आज प्रेमचंद जी की जयंती है, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अब मैंने अगर मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है तो उतना नॉलेज तो वहां नहीं है ना जिसको मैं ढूंढूंगा।
तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, तो मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन में वो दर्ज है कि मैं उसकी बात कर सकता हूं। अगर मैं नमक के दरोगा की बात करूं, मैं बूढ़ी काकी की बात करूं, हमीद के चिमटे की बात करूं, तो मैंने पढ़ा इसलिए मुझे मालूम है। आप बिना पढ़े तो उससे सवाल पूछोगे, एआई भी नहीं बता पाएगा ना। आपने अच्छा जिक्र किया सर, एक वाकया याद आ गया। एक बड़े नेता हुए प्रदेश के, वो कुछ किताबें खरीदने के लिए दिल्ली गए अपने एक पत्रकार साथियों के साथ। खूब सारी किताबें, नए घर उन्होंने बनाए, खूब सारी किताबें ले ली उन्होंने, बहुत सारी किताबें ले ली, पूरा एक लाइब्रेरी बना लिया। अंत में उन्होंने दुकानदार से कहा कि कुछ पढ़ने के लिए भी 2-3 पतली सी किताब दे दो। दरअसल देखिए क्या हुआ है, एक बीच में ट्रेंड आया था, जो मध्यवर्गीय परिवार थे उनको ये लगता था कि उनके अंग्रेजी की कुछ किताबें होनी चाहिए, कुछ मैगजीन आना चाहिए, उनके ड्राइंग रूम में पढ़े रहने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। ये एक ट्रेंड आया था। पर अभी जब से इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास मोबाइल आया, गजट आए हैं, उसने उसको भी खत्म कर दिया। अब तो लोगों को लगता है कि हमको तो सब हमारे स्क्रीन पे चाहिए और लोगों को मिल रहा है। तो अब लोग पहले वो जो किताब खरीदने के लिए, सजाने के लिए रखते थे, अब वो भी किताबें भी धीरे धीरे ड्राइंग रूम से गायब हो गई हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है। देखिए अब मैं अपनी बात करता हूं, मैं इतने साल से अखबार पढ़ रहा हूं। मेरे घर, चूंकि मैं अखबार वाला हूं, 10-12 अखबार आते हैं। मेरे बेटे को उससे कोई मतलब नहीं। वो कहता पापा मैं क्यों पेपर पढ़ूं, मेरे तो स्क्रीन पे सब पेपर है, तो मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा। ये एक नई पीढ़ी है, उसको लगता है कि ये, पर फिर भी छपे हुए शब्दों के प्रति हमको एक प्रेम है। हम अभी भी जो है पेपर जब उठाते हैं और सुबह पढ़ते हैं तो हमको एक सुकून मिलता है। पर जो नई पीढ़ी है उसको लगता है हम पेपर क्यों पढ़ें, हम तो सब चीजें ऑनलाइन देख सकते हैं। ऐसी किताबें भी उनको लगता है कि किताबें हम मोटी मोटी लेके क्यों चलें, तो वो डाउनलोड कर लेते हैं। हवाई यात्रा में देखता हूं कि 2-4 पिक्चरें डाउनलोड करते हैं, उपन्यास रख लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो समय पर हाँ, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी पीढ़ी नकारा है। मैं नए लोगों से मिलता हूं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगती है वो ईमानदार है, साफ साफ बात करते हैं, जो फील करते हैं। एक उनमें दोगलापन नहीं है, मतलब अगर उनको जो भी करना है तो वो साफ साफ बोल के बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि यूथ पे हम लगातार बात कर रहे हैं। ये यूथ जो है, एक कहीं आवाज आई और उसके पीछे वो होड़ लेते हैं। जिस तरह से जिक्र आपने भी किया कांग्रेस जनता पार्टी का, वहां पे हमने तस्वीरें देखी, वहां पे स्लोगन हमने देखा, पोस्टर देखे, रील देखे, मतलब वो कहीं से भी कोई मर्यादा के बीच की चीजें नहीं थी। जहां पे मर्यादा की सीमा आप और हम समाप्त समझते हैं, वहां से उनकी वो कंटेंट वहां से चालू होता है। देखिए क्या है, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हैं तो पहले भी हम कवि सम्मेलन में जाते थे, हास्य कवि होते थे और वो बहुत सारी कविताएं पढ़ते थे। कोई अपनी पत्नी पर भी, सुरेंद्र शर्मा जैसे लोग कविताएं पढ़ते थे, तो उसकी मर्यादा होती थी। अब स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज से ही स्टैंड अप कॉमेडी शुरू होती है और उसमें जिस तरह की अंग्रेजी की गालियां दी जाती और ज्यादातर क्राउड जो है वो यंग रहते हैं, तो अब उनके बीच में बातचीत में गाली, बहुत अंग्रेजी गाली आ गई है और उनको लगता है कि गाली देना एक बहुत ही मतलब फैशनेबल है। जैसे पहले एक जमाना था, लड़कियां सिगरेट पीती थी तो उनको लगता था आजादी का सिंबल है कि हम सिगरेट पी रहे हैं, तो धुएं में, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, एक इस तरह का सिंबल था। अभी क्या लग रहा है लोगों को कि जो जितना ओकल होके कुछ भी बोलेगा, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं लोग, किसी को भी जिसका मन हो रहा है उसको गाली दे रहे हैं। तो ये जो है ना, जबकि ऐसा नहीं है। दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आया मुझे। दुष्यंत कुमार इमरजेंसी में कहते हैं कि रोने गिड़गिड़ाने का यहां कोई असर होता नहीं, पेट भर के गालियां दो, जी भर के बद्दुआ। ये वो कह रहे थे, पर गाली नहीं दे रहे थे वो, पर अभी लोग दे रहे हैं। और अभी जो आंदोलन में आपने देखा, अब इसमें 2 तरह के लोग हैं। चूंकि किसी के पास अगला विकल्प नहीं है, आपके पास वैचारिक समझ होगी तो आप बात करेंगे कि भाई मैं राष्ट्रवाद की तरफ जाऊंगा, या मैं धर्मनिरपेक्षता की तरफ जाऊंगा, या मैं सर्वहारा के पक्ष में खड़ा होऊंगा, या मैं पूंजीवादी समाज की समझता हूं। अब इनको एक कुछ मतलब नहीं है। जो तात्कालिक चीजें आई, लोग बस कोई एक मुद्दा होना, उस मुद्दे के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे मुद्दा सॉर्ट आउट होता है, एक मंत्री के इस्तीफे से, ठीक है दबाव बना, एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, उससे दबाव बना, बहुत लोगों पे दबाव बना, पर क्या मंत्री के अकेले इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? ये भी एक सवाल है। मतलब इस पर भी बात करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो कुछ हो रहा है और जो सिस्टम है, क्या हम सिस्टम, अगर हम रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पीएससी में 2003 से लेके घपला घोटाला चल रहा था और बाद में जाके एक आदमी अभी जब चेयरमैन और बाकी लोग पकड़ में आए, पर अभी भी तो आपको आश्चर्य होगा कि 2003 के बाद की जो पीएससी हुई थी, उसके लोग अभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अरे नहीं, वो आईएएस अवार्ड हो गए। हाँ, वो आईएएस बन के कई जिलों में कलेक्टर बन गए। हाँ, अभी कोर्ट, अभी सुबह मुझे मतलब मैं आया हूं और मेरे को फोन आया कि साहब हमारे राज्य में
कुछ 236 या 436 लोग हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पे नौकरी कर रहे हैं और कोर्ट ने भी कह दिया इनको निकाल दो, उसके बाद भी वो नौकरी में डटे हुए हैं। तो इतनी गलियां हैं हमारे यहाँ, इतने मतलब लेयर्स हैं कि लोग उससे बच रहे हैं। तो मतलब ये समझ में आता है जो सिस्टम है वो कैसे दुरुस्त हो, इस पे सोचना है। मुझे अचानक याद आया सर कि इतनी गलियां सिस्टम आपने कहा, अजीत जोगी दिवंगत हो गए, उनकी जाति का फैसला 2016 में आया। हाईकोर्ट ने केवल एक लाइन ये कहा कि ये आदिवासी नहीं है। कौन सी जाति का ये कोर्ट ने नहीं कहा। तो इतनी गलियों से बचते हुए भी विश्वसनीयता को बनाए रखना, समाज को एक दिशा देना, कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए बहुत बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि जब हमारे पूरे अभी जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तो इसको लेकर विरोध भी हुआ, पर धीरे धीरे बात कहीं आई। हमारे देश में जो पूरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति, धर्म इस पे आधारित है। तो बहुत बार जब टिकट बंटता है तो इसलिए टिकट पर्टिकुलर आदमी को मिल जाता है, उसकी जाति के लोग वहां पर हैं, उसके धर्म के लोग हैं। कई बार धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे टिकटें बंटती हैं। तो हमारे भीतर ना, हमारे अवचेतन में जो जातिगत संस्कार इतने गहरे हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे में अब नौकरियों में लोग आ रहे हैं। एक तो नौकरियां बहुत कम हैं और उसके बाद भी यदि मान लो रिजर्व कोटे की नौकरी है और उसमें भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र से लोग आ जाएंगे और उनपे सरकार को ये सब मालूम है और मंत्रालय में ऐसी कई फाइलें जिसमें आदेश होना है पर लोग नहीं आदेश कर रहे हैं क्योंकि वो पड़े हुए हैं। तो मुझे आज एक ही आज सुबह से एक आदमी ने कहा कि सुभाष जी आप लोग इस मुद्दे को उठाइए। तो ये एक बड़ी चुनौती तो है। सर एक सवाल ये है कि आपने राज्य गठन के पहले से सिस्टम को देखा, समझा, आप उसमें रमे, आपने खुद काम किया। छत्तीसगढ़ 26 साल का हमारा हो गया। इस राज्य के विकास को आप कहां तक पाते हैं, कहां तक देखते, 100 में से कितने नंबर दे पाते? देखिए मुझे लगता है जो राज्य बनने की प्रक्रिया में मैं शामिल था, मैं दो तरह से शामिल था, एक अधिकारी के रूप में भी, एक रंगकर्मी के, संस्कृति कर्मी के रूप में भी और एक लिखने पढ़ने वाले के रूप में। 26 साल की यात्रा में जब पहले छत्तीसगढ़ बना तो सवाल है कि छत्तीसगढ़ क्यों बना। छत्तीसगढ़ के पास संसाधन बहुत थे। जो अभी अजीत जोगी का आपने जिक्र किया, वो कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, तो ये वो कहते थे। तो जब मैं इंदौर में पोस्टेड था तो मुझे लगता था कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, सारा जगर मगर सब कुछ इधर ही है, भोपाल इंदौर में। छत्तीसगढ़ में जिसको सजा देनी होती थी मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ तबादला कर देते थे। तो बाकी राज्यों का निर्माण तो आंदोलन की वजह से हुआ, बड़े बड़े खून खराबा भी हुआ, पर छत्तीसगढ़ में उसका पिछड़ापन एक कारण था। तो जब 2000 नवंबर में 1 नवंबर को राज्य बना तो सबके मन में आशा थी कि अब छत्तीसगढ़ का विकास होगा और निश्चित रूप से बीजेपी का भी ये मानना था कि छोटे राज्यों के होने से विकास होता है। और मैं 26 साल की यात्रा में ये कहूंगा कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। यानी कि मतलब केवल बड़ी बड़ी इमारतें बनी है या कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। पर अभी भी छोटे राज्यों में ऐसा लगता था हमको कि भ्रष्टाचार कम होगा, पर यह अवधारणा हमारी गलत थी। अब बहुत व्यवस्थित ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है। अब सबको पता है, सबको ये मालूम है कि कहां जाना है, किससे मिलना है, आसान हो गया एक्सेस। मैं उसी सवाल पे आ रहा था सर, एक्चुअली आपने पहले ही जवाब दे दिया कि छत्तीसगढ़, आपने जोगी जी का जिक्र किया, वो कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, छत्तीसगढ़ बेहद ही शांत सौम्य प्रदेश, यहाँ के लोगों की तासीर बेहद शांत होती है, लोग बड़े मिलनसार सहज होते हैं। फिर भ्रष्टाचार का कद इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए चुनाव महंगे हैं। आज पंचायत के चुनाव में 20-20, 25-25, 30-30 लाख लोग लगा रहे हैं। आप नगर पालिका के चुनाव में लोग 1-1 करोड़ फूक रहे हैं। विधायक के चुनाव में कितना ही चुनाव आयोग पर्यवेक्षक रख दे, प्रेक्षक रख दे, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ बट रहे हैं। तो ये पैसा आता कहां से? तो दरअसल ये सेवा का माध्यम नहीं है। लोग चुनाव में पैसे खर्च करते हैं और जब जीतते हैं तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि वो पैसा है। तो विधायक निधि का पैसा है तो जब निर्माण के लिए स्वीकृति देते हैं तो उसमें उनका कट हो जाता है, सांसद निधि में कट हो जाता है, हर तबादले में उनका रोल हो जाता है, हर ठेकेदारी में। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया है। ये रेत माफिया कौन चला रहा है? क्या गरीब आदमी चला रहा है? देखिए मैं ये मानता हूं छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। एक गरीब आदिवासी की जरूरतें जो होती है वो सोचता है मुझे सुबह शाम का खाना मिल जाए, थोड़ी सी चीजें होती है। पर जो बड़े लोग हैं, जो माफिया हैं, उनकी भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही। तो कोई खनन माफिया है, कोई जंगल माफिया है, अलग अलग तरह के माफिया हैं, क्योंकि उनकी भूख बड़ी है और वो सारी धरती को उलझ लेना चाहते हैं। वो पानी भी लेना चाहते हैं, सबके हिस्से की हवा ले लेना चाहते हैं। तो ये जो लोग हैं जिनकी भूख बड़ी है, तो उससे मुझे लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक आदिवासी राज्य में गरीब आदिवासी को जो चाहिए, विनोद कुमार शुक्ल याद आते हैं, वो कहते हैं कि एक गरीब आदिवासी बीमार के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी सबसे महंगा है। हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं,
हमारे यहाँ अस्पताल खुले हैं। मैंने कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं। जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के नाम से जानते थे, वो नक्सलवाद भी लगभग खत्म हो गया है, सब हो गया है। पर सवाल सबसे बड़ी चुनौती है कि जो यहाँ पे शोषक वर्ग है, जो दूसरों के हक मार रहा है, जो कमीशन खोरी कर रहा है, जो सरकारी पैसे में घाला घोटाला कर रहा है। अभी आपने देखा भारतमाला प्रोजेक्ट, आप कितने ही प्रोजेक्ट उठा लो, हेल्थ में लंबे समय से घपले घोटाले चल रहे हैं, परीक्षा में घपले घोटाले चल रहे हैं। हर को मालूम है, सबको पता है सब क्या हो रहा है। इतनी पारदर्शिता है कि सब जानते हैं कि कहां क्या। अभी लोगों ने सवाल उठाया कि सब टीचरों के तबादले में लेन देन हो रहा है, तो ये बिचौलिए कौन है? विष्णुदेव शायद सुशासन लाना चाहते हैं, भले आदमी है, पहले ईमानदारी से, जिनकी आदिवासी होने पे कोई संदेह नहीं है, ऐसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सहज हैं, सरल हैं। पर ये जो बहुत सारी मशीनरी में लोग हैं नीचे, और उसकी वजह भी है कि मैंने बोला, आप चुनाव को जब तक एकदम ऐसा नहीं बनाओगे कि उसमें आप कोई भी आदमी लड़ ले, आप व्यवस्थाओं को सरल नहीं करोगे, तो ये कैसे खत्म होगा? जो लोग चुनाव लड़के जाएंगे वो वसूली तो करेंगे ही करेंगे। सर, फिर ये तो नक्सलवाद से ज्यादा घातक और गंभीर समस्या है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए डेडलाइन कौन तय करेगा? कोई नहीं कर पा रहा है। देखो, इस व्यवस्था में ये कहीं नहीं हो रहा है। पर हाँ, अमेरिका जैसे देशों में ये होता है कि जो चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो कंपनियां पैसे देती हैं वो डिक्लेयर करती हैं कि हमने इस पार्टी को इतना पैसा दिया है। हमारे यहाँ तो ये डिक्लेयर नहीं होता ना कि इनको चंदा कौन दे रहा है। तो अगर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि सुचिता हो, तो आप एक एक पैसा बताओ कि ये पैसा हमने इस उद्योगपति से लिया, इस अफसर से लिया, इससे लिया, पर वो नहीं है। तो हमारे यहाँ तो बहुत घाला मेला है। अभी देखिए, हम लोग की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र था राम मंदिर, पर अभी हमने देखा कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को ईश्वर का कोई डर नहीं है। तो ये लगातार ये जो अवमूल्यन है, ये समाज में चारों तरफ दिख रहा है, केवल राजनीति में नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में हो, समाज में चौतरफा जो है अवमूल्यन दिखता है। तो इसको हमको वैल्यू सिस्टम पे सोचने की जरूरत है। सर, आपने कहा लोगों की भूख शांत नहीं हो रही। मुझे 2 लाइन एक गाने की याद आ गई। आप तो रंगकर्मी बेहतर समझते हैं कि 2 लाइन है कि जिन घर झूमते हाथी उन घर दिया ना बाती। करेंगे क्या इस पैसे का? नहीं, देखिए करेंगे क्या। देखिए, भूख जो होती है ना, मेरे को धूमिल की एक कविता याद आती है, और सबसे छोटी कविता है और मेरी बड़ी प्रिय कविता है। धूमिल की कविता है कि जैसे खेत में सुअर वैसे दिमाग में पैसा। अगर आपके दिमाग में पैसा घुस गया है, जैसे खेत में सुअर पूरा नष्ट कर देता है, ऐसे ही दिमाग में जो पैसा है वो भी चीजों को नष्ट करता है। तो लोगों की जो भूख है, देखिए, ये उपभोक्तावादी संस्कृति है। लोगों को लगता है कि आज मेरे पास ये है, इससे आगे चाहिए, इससे आगे चाहिए, इससे आगे चाहिए। मेरे पास अगर मारुति है तो मुझे i20 चाहिए, i20 चाहिए तो मुझे फिर बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये जो भूख है, उपभोक्तावादी संस्कृति, ये जो बाजार है, जिस तरह से ग्लैमराइज करके लोगों को बता रहा है कि तुम्हारे को तो ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, तो आएगा कहां से? तो वो आने के जो रास्ते हैं वो बहुत सारे इस तरह से जाते हैं कि आपकी भूख शांत होने का नाम नहीं लेती। विकल्प क्या है सर? ऑप्शन क्या है? समस्या तो सबको पता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतना पारदर्शी है कि सबको पता है कि कहां पे क्या होता है, लेकिन विकल्प क्या है? क्या हम निराशावादी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे? नहीं। देखिए, विकल्प बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये लोगों को सबको कुछ चीजें पता चल जाए, मैं जैसे विदेशों की बात करता हूं, तो मैं लगातार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बेटी रहती है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। ठीक है, मैं मानता हूं कि सिस्टम में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होगा, पर उनको निःशुल्क शिक्षा है। हर आदमी को, हर के बच्चे को वही शिक्षा मिल रही है जो किसी दूसरे को मिलती है। अस्पताल में वही सुविधा है, बीमा, इंश्योरेंस है, नौकरी रोजगार की गारंटी है। बहुत सारी चीजों की जब गारंटी होगी ना लोगों को, तो लोगों को लगेगा कि और सिस्टम पारदर्शी होगा। और दूसरा, वो जितना मतलब कहना चाहिए कि ई गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा ऑनलाइन। जैसे वहां पे आप आश्चर्य करोगे कि रजिस्ट्री के लिए कोई पटवारी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सर्च करते हैं और पूरा पता चल जाता है कब बना था, कैसे बना था, क्या क्या लगा था, क्या हुआ, इसका मालिक कौन रहा। हमारे यहाँ तो एक ही प्लाट को 4-4 लोगों को बेच देते हैं लोग। तो भाई, हमको बहुत सारी चीजों को सुधार करने की जरूरत है, और कोशिश भी हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी रेलवे में हम लोग अब घर बैठ के रिजर्वेशन करा लेते हैं। हम सिनेमा जाना है, हम टिकट करा लेते हैं। हमको हवाई जहाज से जाना है, टिकट करा लेते हैं। अब हमको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बैंकिंग कर लेते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों में सुधार किया है, और उससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार कम भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं, अगर लोगों के हाथ में सबके पावर नहीं होंगे, और वो होगा कि सिस्टम से काम होगा। मैं कभी भी जाऊंगा, मेरा काम सिस्टम से होगा। अभी क्या है, दया पे है कि साहब की मर्जी है, आप कितने ही सिटीजन चार्टर बना लो, वो उनकी ई फाइल बना लो, उनका कर्सर खसकता ही नहीं। तो क्या करोगे आप?
बिल्कुल सही। सर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब सिस्टम, आपने विदेश का जिक्र किया कि वहां पे निःशुल्क शिक्षा, हम भी लगातार पढ़ते हैं, देखते हैं कि साहब घोषणाएं भी होती कि केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क शिक्षा कहाँ पे है, कहाँ दी जा रही है? नहीं, देखो शिक्षा क्या है, जो स्कूल है अभी कुछ आदर्श विद्यालय बने हैं, पर जो अंतर ऐसा है, जो सरकारी स्कूल हैं वो सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में अब लोग ये भी तर्क देने कि भाई आपको अच्छा अस्पताल चाहिए तो पैसे खर्च करो, जैसे आप अच्छी होटल के लिए करते हो, हवाई जहाज के लिए करते हो, ऐसे अस्पताल के लिए करो, स्कूल के लिए करो। देखिए होटल और विमान में अंतर है, पर स्वास्थ्य में और शिक्षा में आप ऐसा नहीं कह सकते। हर आदमी को हमारा संविधान बराबरी का अधिकार देता है, तो यदि उसके बच्चे को उतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी जैसे किसी सेठ के, धन्ना सेठ के बच्चे को मिलती, वही सारी सुविधाएं मिलेगी, तो वो क्यों प्राइवेट स्कूल की तरफ भागेगा? पर अंतर बहुत है ना, तो उसको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे को भी ये मिलना चाहिए। मतलब वो एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, एक भ्रम भी है कि हमारा बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ेगा। कई बार लोगों को यह भी भ्रम है कि भाषा केवल आपको रोजगार दिलाती नहीं, आपको हुनर रोजगार दिलाता है, भाषा उसमें सहायक होती है। अभी अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है, अब देखना अब वो भी बेरोजगार अंग्रेजी में भीख मांगेंगे। आपने शिक्षा की बात आपने लगातार की सर, मुझे याद आ रहा है प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। प्रदेश की शिक्षा को बेहतर करने की कमान जिनके हाथ में थी, उनके पोते पोतियां दूनी स्कूल में पढ़ते हैं। कहां से भावना जागृत होगी, कहां से फीलिंग आएगी? देखिए बात यह है कि मैं बोल रहा हूं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हम लोग के चरित्र में बहुत दोगलापन है, और हम जैसी बात करते हैं, हम स्त्रियों के मामले में भी हम डबल स्टैंडर्ड हैं, हम जेंडर बायस्ड हैं, हम जात पात में बिलीव करते हैं, हम यहाँ बहुत समाजवाद की बात करते हैं पर हम छुआछूत में बिलीव करते हैं, हम स्त्री को टोनी प्रताड़ना में प्रताड़ित करते हैं, हम बेटियों को कानून ने अधिकार दिया है कि पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है, पर भाई होने के नाते हम अपनी बहनों को कोई अधिकार नहीं देते। हम बहुत सारी चीजों में मतलब वो जो बराबरी की बात है वो कभी नहीं करते। तो ये जो मंत्री हो चाहे कोई हो, इसी समाज के हिस्से हैं, तो वो यहाँ तो बात करेंगे कि नहीं हमारे को अपना प्रदेश मजबूत करना है, और उनके बेटे विदेशों में पढ़ेंगे या बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। स्वास्थ्य का भी वही हाल है सर। हाँ। हम चाहते हैं कि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, प्रधानमंत्री योजना बनाते हैं, मुख्यमंत्री योजना बनाते हैं, नीचे आते आते तक वो योजना ऐसी बदल जाती है कि आम आदमी जाता है तो सोचता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाए। देखिए बात यह है कि अगर सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है तो वहां पर सुविधाएं कम हैं, जो डॉक्टर हैं वो समय पे कई तो आते हैं, कई दूरस्थ अंचल में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको सबको शहरी जीवन चाहिए। तो कहीं पर भी यदि आप पूरी कॉलोनी बनाओगे, अगर डॉक्टर को ये लगे कि मेरे बच्चे को वहां पर स्कूल भी मिलेगा, अस्पताल मिलेगी, मनोरंजन के साधन मिलेंगे, तो छोटी छोटी टाउनशिप जिसको बोलते हैं, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो एक काउंसिल में सब कुछ है, मतलब एक छोटा पूरा शहर है। जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की कल्पना थी कि एक गांव आत्मनिर्भर हो, तो यदि गांव में ही सब कुछ होगा तो लोग क्यों भागेंगे? पर बात यह है कि आपने मान लो इसका सबसे अच्छा उदाहरण नया रायपुर है, आपने अरबों खरबों रुपए लगा दिए, पर आप वहां मनुष्य क्यों नहीं जा रहा है? वहां बुनियादी चीजें जो होनी चाहिए एक मनुष्य को रुकने के लिए वो नहीं है। पहले हमने देखा, मैं देखिए 17 साल इस राज्य के अधिकारी कर्मचारियों का नेता रहा, फेडरेशन का। हमारा अधिकारी जब वहां पे हार्ट अटैक आया मरा, तो वहां अस्पताल नहीं था उस समय। फिर किसी को आना, मान लो किसी छोटे कर्मचारी को बेचारे स्कूटर से आता है या राज्य परिवहन की बस से आता था, अगर उसको 5:30 बजे के बाद रोकोगे तो अफसर की जवाबदारी थी कि वो उसको वापस लाए। तो इतने साल बाद भी वो, अभी मंत्रियों को देखिए वहां पे मंत्रियों के बंगले बन गए, कुछ मंत्री रहने गए, मुख्यमंत्री का भी बंगला बन गया। अब अगर सब लोग रहने जाएंगे और पूरी कॉलोनी बसेगी और सब साधन होगा तो लोग वहां रहेंगे। अभी दोनों के बीच में एक अंतर तो आपको दिखता है, तो क्यों दिखता है आप बताइए? इतना बड़ा रायपुर से ज्यादा पैसा नया रायपुर में खर्च हो रहा है, पर किसी भी जगह लोगों को यदि आपको रोकना, चाहे छोटा कस्बा हो चाहे नई राजधानी हो, जब तक वहां सारी बुनियादी सुविधाएं एक मनुष्य जीवन के लिए चाहिए वो होगी तो लोग वहां पर आके रहेंगे, बसेंगे। बेहद शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, हमारे खास कार्यक्रम में समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।